हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास 9th का मॉडल सेट लेकर आया हूं जो कि आप लोग का कल जारी हुआ है, ठीक है। और ये सेकंड टर्म का है और ये जो एग्ज़ाम होगा क्या होगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और कितना मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का। जैसे कि आप लोग का टर्म 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था 40 मार्क्स का, उसी तरह से टर्म 2 में भी कितना मार्क्स का होगा, टर्म 2 में भी आप लोग का 40 मार्क्स का होगा। अब ये 40 मार्क्स कैसे कैसे होगा वो चीज़ देखो। इसमें दोस्तों यहाँ पे 3 सेक्शन को बनाया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पे 3 सेक्शन बनाया गया है। पहला सेक्शन में 1 से 7 तक का क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा सेक्शन में 8 से 14 तक का क्वेश्चन और सेक्शन सी में आप लोग का 15 से 19 तक का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें से आप 7 में से आपको कितना बनाना है, मात्र 5 बनाना है। इसमें भी 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन बनाना है। और सेक्शन सी में आप लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आप लोग को 3 क्वेश्चन को बनाना है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 3, ठीक है, मतलब 13 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ बनाना है। कितना में से, 19 क्वेश्चन में से आप लोग को 13 क्वेश्चन को बनाना है। क्या आप नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मॉडल सेट को, ठीक है। मॉडल सेट में क्या क्या है, पहला सेट में इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ चलिए इसका क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं तो सबसे पहले जाके इस टैब से आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इससे क्या है कि आप लोग को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए इसका, ठीक है। अगर ये आप लोग पास नहीं है ये मॉडल सेट तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे। आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ पे ऐड होइए, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को सभी का सभी मॉडल सेट आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार, ठीक है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आप लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, तो एक चतुर्भुज, सबसे पहले चतुर्भुज का बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी तरह से चतुर्भुज बना दो, ठीक है। इसका कुछ कोण दिया हुआ है, A B C और D, ठीक है। 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है। क्या ये जो कोण का मान है ओरिजिनल मान है? नहीं, ये तो डुप्लीकेट मान है। क्यों डुप्लीकेट मान है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है, 360। लेकिन क्या ये सबको जोड़ने पे 360 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको बनाना है, सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान देना, ठीक है। लिखेंगे हल, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले वीडियो में एक ठो, ठीक है, वहाँ पे भी मॉडल सेट बता रहा था, उसमें भी इसको क्लियर करवा दिया। चलिए हल यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना पहला कोण को मान लेते हैं ना 3x, चूंकि ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा कोण को मानेंगे हम लोग 5x। इसी तरह से तीसरा कोण भी मानेंगे, तीसरा कोण इज इक्वल टू 9x। अच्छा, चौथा कोण कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग? चौथा कोण हो जाएगा 13x, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को सबसे पहले बना लेना है। उसके बाद यहाँ क्या करना है, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है जी, 360 डिग्री। चारों कोण को अगर मिलाते हैं तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये चतुर्भुज का 4 कोण को हम लोग क्या क्या माने हैं, 3x प्लस, योग बोल रहा है ना तो जोड़ देंगे सबको, 5x प्लस 9x प्लस 13x, ठीक है, बराबर 360। अब देखो यहाँ पे सब x को जोड़ दो, 3x 5x 9x और 13x को सभी को अगर जोड़ते हैं तो 8 5 3 8 9 17 और 13 30x हो जा रहा है। 30x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 360 हो गया।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी बताओ, ये यहाँ पे 30 क्या है मल्टीपल में है x से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। और अगर इसको 0 से 0 कैंसिल और इसको 3 से 36 को काटते हैं तो 12 आता है। तो यहाँ पे आप लोग का x का मान निकल गया। अब क्या यहाँ पे x का मान पूछ रहा था, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी कोण का मान निकालना, ठीक है। लिखेंगे इसलिए पहला कोण, तो बताओ जी पहला कोण हम लोग का कितना माने थे हम लोग 3x, है ना, 3x माने, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना निकाले अभी हम लोग 12, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। इसी तरह से क्या करेंगे दूसरा कोण भी निकालेंगे। दूसरा कोण कितना माने थे जी 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 12, 12 पचे 60 हो जाएगा। अच्छा तीसरा कोण भी हम लोग कुछ माने थे, देखो तो तीसरा कोण को माने थे हम लोग 9x, तो लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 9 कितना हो जाएगा 108, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा कोण, चौथा कोण का भी मान कितना माने थे 13 इंटू एक्स, तो कितना, अच्छा x का मान तो दिया हुआ है 12, तो कितना हो जाएगा, अच्छा रुको एक मिनट, यहाँ पे x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 13 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा, 13 और 12 को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पे करके 13 इंटू 12 को, 13 दूनी 26 और 13 एका 13, तो 156 कितना हो जा रहा है 156, तो यहाँ लिखेंगे 156, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का चारों कोण का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ में उतारते गए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लो एक बार। नीचे दी गई आकृति, देखिए यहाँ पे एक आकृति बनाया हुआ है, ठीक है। केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि कोण BOC 30 डिग्री तथा कोण AOB 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चित्र बना हुआ है वो चीज़ को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चित्र ऐसे बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त पे यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक केंद्र है और केंद्र से ऐसा कटा हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग का चित्र बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ O, यहाँ B, है ना, नहीं C है यहाँ पे C, और यहाँ पे एक ऐसा है क्या हुआ, और यहाँ पे क्या है B, और यहाँ पे D, ठीक है। इस तरह से करके दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कितना कितना डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है। चलो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है ना कि AOB दिया हुआ है 60 डिग्री, BOC दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बोल रहा है ADC का मान निकालना। तो दोस्तों बस इतना याद रखना ना कि ये इसका आधा होता है। तो बताओ दोनों को जोड़कर कितना हुआ 90, और 90 का आधा कितना होता है 45। लेकिन लिखना कैसे, वो भी चीज़ तो करना होगा ना, तो लिखना कैसे वो देखो। लिखेंगे यहाँ पे हल, कोण AOB प्लस कोण BOC इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे, दोनों को जोड़ते हैं अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और बराबर AOC होगा, यहाँ पे AOC दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कोण AOC, ठीक है। तो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं AOB और BOC को जोड़ते हैं तो AOC हो जाएगा हम लोग का। अच्छा अब ये 90 डिग्री हम लोग का AOC का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है ADC, है ना, क्या निकालना है ADC। लिखेंगे कोण ADC इज इक्वल टू कोण A1/2, है ना, 1/2 कोण AOC, ठीक है। इसका जस्ट आधा होता है ADC, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो ADC का मान निकालना है हम लोग को, ADC इज इक्वल टू 1/2, AOC का मान कितना है जी 90 डिग्री, अभी हम लोग जस्ट निकालें तो कितना हो जाएगा 45, है ना। तो लिखेंगे कोण ADC इज इक्वल टू
45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाता है। ठीक है, चलो तो ये 2 हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लो एक बार। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 के कोण की रचना करना है। तो दोस्तों ये इसको लास्ट में कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हथियार का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्केल और प्रकाल का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे जो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लास्ट में वीडियो का अंत में इसको हम डाल देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, हिरवाइन का सूत्र को प्रयोग करना है। चलो पहले इसको हटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 का हल करेंगे हम लोग। तो हल क्या करेंगे, यहाँ पे 2 भुजा दिया हुआ है ए बी। ठीक है, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, 2 भुजा दिया हुआ है। लिखेंगे पहली भुजा को ए मान लेते हैं ना। ए बराबर लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है जी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा बी मान लेते हैं, बी बराबर कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 32। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को 3 भुजा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, 3 भुजा का, जिसमें 2 भुजा दिया, तीसरा को हम लोग को फाइंड करना है। तो तीसरा कैसे निकलेगा, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। ये दिया हुआ है हम लोग का ए बी सी, मान लो कुछ भी। ठीक है, और ए हम लोग का ये 8 दिया हुआ है, ये 11 दिया हुआ है, इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो दोस्तों याद रखना कि परिमाप होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी को परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर 32 है तो ये 8 और 11 है, तो ये कितना होगा। ठीक है, तो 32 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि परिमाप इज इक्वल टू 32। ठीक है, परिमाप कितना है, 32, त्रिभुज का परिमाप है ना, त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय सी बराबर 32, ये होता है। अब यहाँ पे ए बी सी का मान सबका बैठा देंगे, तो 8 प्लस 11 प्लस 32 इज इक्वल, अच्छा 32 कहाँ है जी, सी का मान निकालना है ना, बराबर 32। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 और 11 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। तो c इज इक्वल टू 32 माइनस 19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 13। तो c का मान कितना निकल गया हम लोग का, 13 निकल गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहीं से आप लोग का स्टार्ट होता है हिरवाइन का सूत्र, है ना, हिरोन का सूत्र बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आप लोग को अर्ध परिमाप निकालना होगा। ठीक है, लिखेंगे अर्ध परिमाप, यहाँ बना देते हैं s, जिसको हम लोग s से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो a और प्लस बी प्लस सी को अगर तीनों को जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितना कितने थे, 8 11 और 13, 8 प्लस 11 प्लस 13 इज बटा 2। तो दो तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 बटा 2 इज इक्वल टू 16। तो 16 सेंटीमीटर क्या हो गया हम लोग का, बताओ 16 सेंटीमीटर क्या हो गया, अर्ध परिमाप। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एस का हम लोग का वैल्यू निकाल लिए, देख लो कितना निकाले, 16। ठीक है, और 16 माइनस कितना हो जाएगा, सबसे पहला भुजा कितना है, ए देख लो 8 दिया हुआ है, और 16 माइनस बी कितना दिया हुआ है, 11, और 16 माइनस सी अभी जस्ट निकाले तो 13 निकला था। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ लिखेंगे 16 इंटू 16 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा, 8 इंटू 16 में से 11 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो 5। ठीक है, और यहाँ पे
16 में से 13 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबका जोड़ा निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या जोड़ा मिलेगा। सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे सबका। यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं 4 × 4, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ये नहीं कर सकते हैं 8 को 2 × 2 × 2, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे 5 × 3, ये तो होगा नहीं। अब देखो 2 का 1 बाहर निकलता है, 2 का 1 बाहर निकलता है, तो यहाँ पे कितना निकल गया, 4 1 बाहर निकल गया, और क्या निकल गया, 2 बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा, 2 5 3, 2 5 10 3 30, तो 4 दूनी 8 √ 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, बराबर 8√30। इसका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों के निम्नांकित गोल किए। ठीक है, तो गोल यहाँ पे क्या, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ठीक है, इन गोलों के माध्य निकालना है। तो दोस्तों जब भी माध्य निकालने कहा ना, तो माध्य का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से हल करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, वो फॉर्मूला लिख लो, प्रेक्षणों का कुल योगफल बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या तो सबसे पहले प्रेक्षण की क्या क्या दिया हुआ वो देखो, लिखा हुआ है 2 3 4 5। ठीक है, 2 + 3 + 4 + 5, सबको जोड़ देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, 0 1 3 3 4 3, 0 1 3 3 4 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, और प्रेक्षणों की कुल संख्या से आपको डिवाइड कर देना। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 2 3 5 5 10 4 14, 14 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25 और 3 28, कितना हो गया, 28। 28 को 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2.8 हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा इस 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17 इस तरह से करके लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को अब सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन 6 में हम लोग का बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसका बहुलक में आप लोग को याद रखना है कि जो सबसे अधिक बार आए या जो सबसे बड़ा हो, दोनों में से एक कोई भी फॉलो करता है, लेकिन सबसे प्राइमरी आप लोग को जो अधिक बार आया उसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, तो कितना बार आया, जो 14 है बहुत बार आया है। ठीक है, तो लिखेंगे बहुलक = 14। ठीक है, यहाँ पे 14 कितना बार लिखा गया है देख लो, 1 2 3 4, 4 बार लिखा गया है 14, तो अधिक बार कौन सा संख्या आया, 14, तो हम लोग का बहुलक भी 14 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरह से नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं हम लोग। चलो इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट उसके बाद बनाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता विकलित करें। जिसमें से आप लोग को 455 बार हेड आया है और टेल आया 545 बार। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, फिर एक बार बता देते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हल, सिक्के को कुल उछालने की संख्या कितना आया है, बराबर 1000। 1000 बार उछाला जाता है। अब यहाँ पे क्या आया, हेड ना, हाँ हेड आया 455 बार। ठीक है,
तो इसको चित लिखते हैं ना कि पट लिखते हैं? चलो हेड लिख देते हैं, हेड H, अच्छा चित ही लिख देते हैं यहाँ पे, चित 455 बार, ठीक है। चित, चित आया हम लोग का, चित आने की संख्या, चित आने आने की संख्या, तो चित कितना बार आया? तो 455 बार। और अब यहाँ पे इसका 2 बता दिया है, दोनों प्रत्येक का आंसर निकालना है, ठीक है। तो ए नंबर पहले देके यहाँ लिखते हैं, प्रायिकता ऑफ चित आने की, चित आने की संख्या। तो प्रायिकता ऑफ हम लोग का क्या लिखे? चित आने की। चित कितना बार आया? 455 बार। और टोटल संख्या कितना था? 1000। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जी? 0.455 ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसी तरह से पट का भी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि पट आने की संख्या, तो पट कितना बार आया जी? तो 545 बार आया, ठीक है। अब लिखेंगे बी नंबर देके, प्रायिकता ऑफ पट आने की संख्या, तो कितना लिखेंगे? 545 बटा 1000। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.545, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी आंसर, इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, बी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब सेक्शन बी में यहाँ पे 8 से 14 तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 3 मार्क्स का। तो 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB और BC CD और DA के मध्य बिंदु दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक क्या है? आयत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र कैसे बनेगा ध्यान देना, ठीक है। एक समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं। देखिए ये समचतुर्भुज है जिसके चारों भुजा बराबर है, जिसमें हम नाम दे देते हैं ABCD। अच्छा, AB का मध्य बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पे मध्य बिंदु P है, और BC का PQ है, और इसका क्या है? R है, और इसका क्या है? PQR और S है ना, हाँ ये S है। तो ये हम लोग का हो गया इसका मध्य बिंदु। अब यहाँ से इसका हम लोग लाइन खींच देते हैं, एक तो अंदर वाले चतुर्भुज बना लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि P आपको सिद्ध करना है PQRS क्या है? एक आयत है। इस चीज़ को आप लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, लिखेंगे हल। चलिए अब यहाँ पे देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था, ठीक है, इसलिए पहले इसको उतार दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, सही बात है, ABCD एक समचतुर्भुज है, और PQRS क्रमशः भुजाओं AB का P और BC का PQ और CD का R और AD का क्या है? S, मध्य बिंदु है, ठीक है। ये चीज़ लिख दी है। उसके बाद आप लोगों को सिद्ध क्या करना है? वो चीज़ को लिखना है। तो सिद्ध क्या करना है? PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत है। इस चीज़ को आप लोग को सिद्ध करना है। प्रमाण में आप लोग को क्या लेना है? सबसे पहले ADC में लेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक रचना टाइप से कर लेंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज, ये तो दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इसका विकर्ण 2 बना लेते हैं, बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रमाण में ADC मिलेंगे हम लोग, ADC में, ये वाला में, ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है इसमें लेंगे। AD तथा CD मध्य बिंदु S और R है, ठीक है। AD का मध्य बिंदु S और CD का मध्य बिंदु R, हम इस त्रिभुज में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः मध्य बिंदु परमेश है। मध्य बिंदु परमेश क्या कहता है कि एस आर समांतर ए सी, एस आर और ए सी समांतर होता है। जब ये भुजा पे मध्य बिंदु और ये भुजा पे मध्य बिंदु काटता है तो यहाँ पे ए सी और एस आर क्या होता है? समांतर होता है। तो ये एस आर और ए सी हम लोग क्या किए? समांतर कर दिए। और भी क्या होता है देखो, मध्य बिंदु पे जब काटता है तो एस आर बराबर 1/2 ए सी, मतलब कि एस आर जो है ए सी का आधा होता है। ये चीज़ भी होता है, ठीक है, जब मध्य बिंदु पे काटता है। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में लिए, उसी प्रकार हम लोग ए बी सी भी त्रिभुज में लेंगे, ठीक है। यहाँ के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखो
इस त्रिभुज का ले लिए, ये साइड का ले लिए, ठीक है, ये साइड का ले लिए। अब ये साइड देखो ए बी सी, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P और बी सी का मध्य बिंदु Q, है ना, ये दिया हुआ है। मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा हम लोग का, PQ समांतर AC हो जाएगा, PQ समांतर AC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु पे काट रहा है, देख लो, ठीक है। तो PQ और AC क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, PQ का AC का आधा होगा, AC का आधा क्या होगा, PQ होगा। ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ के बाद क्या करना वो देखो, लिखना है समीकरण पहला तथा दूसरा से। ये समीकरण पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखो ये साइड 1/2 AC और 1/2 AC यहाँ पे दोनों मिल रहा है राइट साइड, तो क्या लेफ्ट साइड समांतर होगा या नहीं, वो चीज़ बताओ हमको। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड क्या है, SR और PQ है, ठीक है। तो SR और PQ हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। SR क्या हो जाएगा और PQ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ समांतर नहीं, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये वाला SR और PQ जब बराबर होगा तो दोनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि ये वाला और ये वाला समांतर हो जाएगा, है ना। तो SR और PQ क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जब बराबर है समांतर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि ABCD एक क्या है हम लोग का, समचतुर्भुज है, ठीक है। तो ABCD क्या है हम लोग का, समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, AOD 90 डिग्री, AOD ये 90 डिग्री होगा, क्यों होगा वो देखना, ठीक है। और MON एक छोटा वाला भी हम लोग मान लिए, इसको M इसको N, तो ये भी हम लोग का 90 डिग्री होगा। ये चीज़ पता चल रहा है। बड़ा वाला क्यों होगा वो देखो, क्यों होगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। जब भी समचतुर्भुज हो, मान लो ना समचतुर्भुज ऐसे बना हुआ, इसका जो भी कोण काटेगा ये विकर्ण, वो 90 डिग्री पे ही हमेशा काटेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे, AOD 90 डिग्री, AOD ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ भी इससे भी लेके चलो MON, तो ये भी तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको लिख लिए, किसके कारण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं इसलिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः SR और AC क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। SR और AC समांतर हो जाएगा, हम लोग का तो पहले से भी दिया हुआ था, ठीक है, SR और AC समांतर है। और SP और BD, SP कहाँ गया है, SP और BD, जब ये साइड से हम लोग ये त्रिभुज को लेकर चल रहे थे दोनों साइड, तो हम लोग को ये SR और AC बराबर समांतर हो रहा था, PQ और AC समांतर हो रहा था। अगर हम ये साइड वाला त्रिभुज लेके चलेंगे तो क्या ये नहीं होगा, RQ BD का समांतर होगा और PS BD का समांतर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए कि अतः ऐसे हो सकता है, जब ये चीज़ हो जाएगा तो ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों समांतर हो जाएगा। अतः यहाँ लिखा हुआ है तो SMON एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी हम लोग का 90 डिग्री होगा। देखना कैसे, कोण MSN और MON 90 डिग्री, ठीक है। SM कहाँ लिख दिए, हाँ MSN है ना, MSN ये वाला कोण और MON बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो अगर देखो आयत का मतलब क्या होता है, आयत अगर उसका एक कोण आप 90 डिग्री अगर सिद्ध कर देते हैं ना, तो वो आप लोग का आयत कहलाएगा, ठीक है। तो बताइए ये हम एक कोण को क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए कि वो 90 डिग्री है। तो अतः हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर इसको उतार लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम चित्र बना दिए हैं, ठीक है, कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें यहाँ पे D जो है यहाँ पे दो बराबर भाग में बांटता है। तो हम लोग AN एक इसका BC पे क्या खींच लिए, एक लंब खींच लिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, ठीक है,
चलो हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है, तो यहाँ पे देखिए हम बना दिए हैं, ठीक है। क्या लिखना है, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए डी एक माध्यिका है, यानी कि ए बी सी एक त्रिभुज है और ए डी क्या है, माध्यिका है। ए डी माध्यिका का मतलब क्या हुआ कि बी डी और डी सी क्या है, बराबर है। ये मान लेना है, चूंकि सिद्ध करना है, दिख नहीं रहा है बराबर है, ठीक है। तो बी डी और सी डी क्या है, बराबर है। ये चीज़ माध्यिका मतलब बीच में काटता है, बीच में बांटता है, ठीक है। अब देखो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी और एरिया ऑफ ए सी डी। कहने का मतलब कि ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल है ना, ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों को बराबर करना है। तो ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल, ये वाला भाग को और ये वाला भाग को हम लोग को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए रचना लिखेंगे ए एन लंब बी सी। तो ए एन जो लंब खींचे हम लोग बी सी पर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखो जब 90 डिग्री का त्रिभुज का बनता है, ठीक है, तो ये हम लोग का शीर्षलंब हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रमाण लेके एरिया ऑफ ए बी डी में, ए बी डी में, ये वाला त्रिभुज में, तो क्या लिखेंगे, एक एरिया ऑफ ए बी डी मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब होता है, ठीक है। तो आधार यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बी डी, ये वाला त्रिभुज में लेके चलते हैं, तो आधार कितना है, बी डी, और शीर्षलंब क्या है हम लोग का, बताओ, शीर्षलंब ए एन, तो शीर्षलंब एम एन हो गया। अब लिखेंगे 1/2 इंटू सी डी इंटू ए एन। सी डी कहाँ से आ गया, बी डी आया तो पता है, लेकिन सी डी कहाँ से आ गया अचानक, तो हम लोग को पता है कि ये माध्यिका है और माध्यिका 2 बराबर भाग में बांटता है, तो ये बी डी और सी डी क्या है, बराबर। तो यहाँ लिखा हुआ लिखें, चूंकि बी डी और सी डी बराबर है, इसलिए हम लोग बी डी के जगह में सी डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सी डी लिख दिए। ये समीकरण 1 मान लिए। दूसरा में क्या करना है, अब दूसरे वाले त्रिभुज को लेके चलना है, एरिया ऑफ ए सी डी, ये वाला त्रिभुज को, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। अब यहाँ 1/2 और इसकी बेस कितना है, मतलब कि आधार सी डी, और शीर्षलंब तो सेम वो यही वाला रहेगा, शीर्षलंब मतलब सीधा है ना, तो ये शीर्षलंब ए एन हो जाएगा। तो समीकरण इसको हम लोग 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, अब ध्यान देना कि ये साइड, राइट साइड अगर बराबर हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या बराबर होगा या नहीं होगा, सो बताओ हमको, ठीक है। 1/2 सी डी इंटू ए एन, 1/2 सी डी ई इंटू ए एन, तो किसका क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल हम लोग को बराबर कर दिए, यही हम लोग का हो गया प्रूव, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक वृत्त बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे, एक केंद्र बनाएंगे और इसका बराबर जीवा कोई बना देंगे, ठीक है। मान लो ये बराबर जीवा, ठीक है, और ये ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे मिला देते हैं, जो भी इस पे त्रिभुज बनेगा जीवा पे, ठीक है। तो ये बराबर जीवा है, ये मतलब कि ए बी मान लो इसको, और इसको बी सी डी है ना, सी डी मान लो। तो यहाँ पे ए बी और सी डी बराबर है, तो ये चीज़ और ये वाला कोण को बराबर कोण ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका हल हम लोग करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। तो हल में क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, पहले से। अब इसको हम समझा देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ तक तो बता दिए थे, यहाँ पे दिया है ए बी और सी डी बराबर जीवाएं हैं, मतलब कि ए बी और सी डी क्या है, बराबर जीवाएं, इसलिए हम लोग ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना वो चीज़ देखो, सिद्ध ही क्या करना ये चीज़ पता ही नहीं चलेगा तो बनेगा कैसे। कोण ए ओ बी, कोण सी ओ डी, ए ओ बी ये वाला कोण और सी ओ डी ये वाला कोण को बराबर करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग प्रमाण लेके लेंगे और यहाँ देखेंगे कि ए ओ बी और सी ओ डी में, ए ओ बी ये वाला त्रिभुज में और सी ओ डी ये वाला त्रिभुज में। अब देखो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, सर्वांगसम करेंगे। अगर सर्वांगसम किए तो इसका सभी कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण से बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे। तो देखो ए ओ और ओ सी, देखो ए ओ बी में कौन सा, ओ बी ये वाला, और ओ बी बोल देते हैं, ए ओ ये वाला, और ओ सी
ओसी ये त्रिभुज में ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। चूंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है, तो बराबर है। दूसरा, OB और OD बराबर है। देखो ये वाला त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये त्रिभुज में ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो दोनों से मतलब कि दो भुजा तो बराबर हो चुका। तीसरी भुजा कैसे बराबर करें वो देखो। भुजा बराबर करो या कोण बराबर करो या कुछ भी करो, ठीक है, तो हम भुजा को बराबर करते हैं। तो देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये पहले से आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, AB बराबर CD। तो AB बराबर CD कहाँ है, दिया है। ठीक है, तो बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि तीनों भुजा को हम बराबर कर दिए। अब जब बराबर हो गया तो यहाँ पे AOB और COD क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, साइड 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 कसौटी से, मतलब कि भुजा 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 कसौटी से। अब यहाँ पे हम लोग जब सब सर्वांगसम हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कोण AOB ये वाला कोण और COD ये वाला कोण बराबर हो जाएगा CPCT। चूँकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या, संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग CPCT से इसको बराबर करेंगे तो ये हम लोग का प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को सिद्ध करना था, इसी चीज़ को हम लोग को सिद्ध कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि एक रेखा दो सकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र O है ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे AB बराबर CD है। ठीक है, तो यहाँ पे दो संकेंद्री वृत्त है। ठीक है, संकेंद्री वृत्त मतलब कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो वृत्त बना हुआ है और ABCD क्या है, एक इस दोनों वृत्त पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये रेखा। ठीक है, और आप लोग को प्रूफ क्या करना है, AB और CD बराबर है। ये दोनों छोटा छोटा वाला जो दिख रहा है ना भुजा टाइप से, मतलब कि लाइन, वो चीज़ को आप लोग को क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको हम लोग कैसे बराबर करेंगे यहाँ पे देखते हैं। हल लिखेंगे, हल है ना। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे दिया है। ठीक है, इसको समझा देते हैं। केंद्र O वाले दो सकेंद्री वृत्त में ABCD एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो केंद्र O वाले दो सकेंद्री वृत्त है, उसमें ABCD क्या करती है, एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है, AB और CD को बराबर करना है। ये वाला और ये वाला को क्या करना है, बराबर करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बराबर करना है। प्रमाण, केंद्र पर से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से अगर हम जीवा खींचते हैं, कोई भी जीवा पर लंब खींचते हैं, तो वो क्या करता है, दो बराबर भाग में इसको बांटता है जीवा को। तो इसी तरह से हम लोग अब यहाँ पे देखो BC छोटे वृत्त की जीवा है, BC क्या है, छोटा वृत्त का जीवा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं BM और CM बराबर है। BM और CM क्या है, बराबर है आपस में, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि ये बता दिया है कि जो केंद्र पर लंब जो खींचा जाता है वो जीवा का समद्विभाजित करता है ना, तो BM और CM क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण इसको 1 मान लिए। अब यहाँ पे देखो पुनः AD बड़े वृत्त की जीवा है, AD क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है, और इस पे भी तो लंब बीच में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, AM और DM क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AM और DM क्या कर दिए, बराबर कर दिए। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटाते हैं। देखो कैसे घटाएंगे, AM लेफ्ट वाला लेफ्ट के साइड और राइट वाला राइट के साथ, तो AM माइनस BM और DM माइनस CM। अब देखो यहाँ पे AM में BM घटाते हैं, AM में BM को घटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ AB बचेगा, है ना। तो AB यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे इधर देखो DM में CM घटाएंगे, DM में CM घटा देंगे तो क्या बचेगा, CD। तो ये हम लोग का हो जाएगा AB बराबर CD, यहाँ हो जाएगा हम लोग का प्रूव। ठीक है, बस इतना ही बनाना था। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल क्या है वो पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इन आंकड़ों को माध्यक 63 दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, आरोही क्रम में सजाया हुआ, मतलब लाइन से दिया हुआ है। सबसे पहले देखो n बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर 10 दिया हुआ है। जब ये सम होगा तो इसका दो पार्ट को, माध्यक में क्या होता है ना कि जितना लेफ्ट साइड लो उतना राइट साइड लो, और जो बीच में आया वही आंसर। तो यहाँ पे देखो अगर ये साइड को हम 4 ठो लेते हैं
और ये साइड को 2 और 2 4 लेते हैं। अगर 5 और 5 लेंगे तो यहाँ बीच में तो बचेगा नहीं, तो 4 4 लेंगे तो ये कौन कौन सा पद बच गया, 5वां पद और ये 6ठा पद हम लोग का बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माध्यक इज इक्वल टू 5वां पद प्लस 6ठा पद। जब दो ठो बचता है ना तो दोनों पद को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जब एक बचेगा, जब विषम होगा तो आसान है, 5 इधर बांट दो 5 उधर बांट दो, 3 इधर बांट दो 3 उधर, ये जो बीच में बचे वो आंसर। लेकिन यहाँ पे 2 संख्या बचेगा तो यहाँ लिखेंगे 5वां पद प्लस 6ठवां पद, है ना, 5वां पद प्लस 6ठवां पद बटा 2। तो यहाँ पे माध्यक सबसे पहले दिया कितना है 63 और 5वां पद कितना है x प्लस 2/2। ये 2 इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, है ना। तो 63 × 2 हो जाएगा बराबर यहाँ पे x 2x प्लस 2। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 बराबर 2x प्लस 2। अब ये 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 126 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, है ना। अब यहाँ 126 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा जी, 124 बराबर 2x। अब ये मल्टीपल में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 124 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62। हम लोग का क्या पूछ रहा है, मान, x का मान पूछ रहा है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है ना। चलो, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। चलो, 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में से 50 बीज यदृच्छा चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरन के अनुकूल है। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों के गिनकर नीचे दर्शाया गया। देखिए यहाँ पे सारणी दिया गया है, सारणी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहला में क्या लिखा हुआ है कि एक थैले में 40 से अधिक बीज। ठीक है, तो एक थैले में डायरेक्ट आंसर कर देते हैं। ठीक है, प्रायिकता ऑफ एक थैले में 40 से अधिक बीज। तो सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पे कि 40 से अधिक बीज किस में है, कितना थैला में है। तो 48 है, एक 42 है, 2 हो गया, और एक 41 है, तो 3। तो कितना थैला में 40 से अधिक बीज है, 3। और टोटल थैलों की संख्या कितना है, 5। तो 3/5 हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट में निकालना चाहे तो पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 छक 30, 0.6। ठीक है, दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक थैलों में 49 बीज। ठीक है, तो 49 बीज, तो लिखेंगे प्रायिकता ऑफ 49 बीज। ठीक है, प्रायिकता ऑफ 49 बीज। तो 49 बीज यहाँ पे कितना है, तो कहीं पे है ही नहीं, 49 कहीं पे है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0/5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। चलो, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक थैले में 35 से अधिक बीज। तो P 35 से अधिक, प्रायिकता ऑफ 35 से अधिक वाले। तो 35 से अधिक कितना यहाँ पे है, तो सब तो 35 से अधिक ही है, तो पाँचों में है ना। तो 5 बट्टा क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग का इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल देखिए। यहाँ पे 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों में यदृच्छा चयन किया गया है, निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो परिवारों के यहाँ पे देख लीजिए आंकड़ा जो दिया हुआ है। हाँ, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देते हैं, हल। ठीक है, लिखा हुआ है 2 लड़कियां हो, लिखेंगे प्रायिकता ऑफ 2 लड़कियां हो। ठीक है, तो 2 लड़कियां हम लोग देखेंगे कितना है, कितना परिवारों की संख्या है 2 लड़कियां, तो 475। कितना है 475। और टोटल जो घर की संख्या है, परिवारों की संख्या कितना है 1500। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जितना आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको करके बताइए फटाक से। ठीक है, ये पहला का हो गया। दूसरा को डिवाइड करना आता है ना, तो डिवाइड करके आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। चलिए आगे आते हैं, एक लड़की हो, प्रायिकता ऑफ एक लड़की हो। तो एक लड़की हो तो हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे, एक लड़की कितना है, तो 814 घर, तो 814 परिवार का टोटल परिवार कितना है 1500। तो इसको भी आप लोग डिवाइड करके बताइए। ठीक है, तीसरा नंबर आप लोग जो भी आंसर करेंगे तो ऐसे लिखना है, 12 का पहला नंबर, 12 का दूसरा नंबर, 12 का तीसरा। ठीक है, वरना इधर उधर हो जाता है। चलो, कोई लड़की ना हो, प्रायिकता ऑफ कोई लड़की ना हो।
तो देखो तो कोई लड़की ना हो वाले परिवार की संख्या कितना है, तो 0 है, तो लिखेंगे 0/1500। ठीक है, तो इसमें भी जो आएगा तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अब ये हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए यहाँ से आप लोग का सेक्शन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP और BQ बराबर है। ठीक है, DP और BQ ये दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर दे दिया हुआ है। ठीक है, आकृति में। अब यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज APD और त्रिभुज CPD, त्रिभुज होगा है ना, CQB, मतलब कि ये वाला और ये वाला को बराबर सर्वांगसम करना है, AP और CQ को बराबर करना है, AP और CQ को ये दोनों को बराबर करना है। तीसरा में क्या करना है, AQB ये वाला और ये वाला को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। ठीक है, बराबर करना है सर्वांगसम, तो सर्वांगसम करना है। ठीक है, चलो उसके बाद AQ और CP बराबर करना है, AQ और CP बराबर करना है, और जब इतना चीज बराबर कर देंगे तो APCQ क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक एक करके हम लोग करेंगे। तो पहला नंबर प्रमाण लेके चले हम लोग। देखो पहला नंबर क्या लिखे, APD और CQB में, APD ये वाला में, ठीक है, और क्या है CQB ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, अब दोनों में देखो क्या क्या मिल रहा है, AD और BC बराबर है। देखो ये वाला भुजा में AD और ये वाला भुजा में BC बराबर है। कैसे, सम्मुख भुजा से, चूंकि ये तो समांतर चतुर्भुज पहले से है, तो BC और AD क्या होगा, बराबर होगा। फिर DP और BQ बराबर होगा। देखो DP और BQ बराबर होगा, क्या है, दिया हुआ है, सबसे पहले भी हम बताए थे। ठीक है, BQ और DP क्या था, दिया हुआ था, तो ये वाला चतुर्भुज, ये त्रिभुज में ये वाला और ये वाला त्रिभुज में ये वाला बराबर हो गया। अब देखो और क्या है, ADP और CBQ, ADP ये वाला कोण, ठीक है, और दूसरा CBQ है ना, ADP ये वाला कोण और CBQ ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे, एकांतर कोण से। जब देखिए जब भी जेड बनेगा, ठीक है, जेड ऐसे जब दो समांतर रहता है, ये वाला और ये समांतर रहता है, तो ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण से बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से। देखो यहाँ पे जेड बन रहा है ना, तो ये एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब तीन चीज बराबर हो गया तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि APD समांतर CQB, बोल सकते हैं। कैसे, साइड एंगल साइड से, क्योंकि दो इसका साइड बराबर हुआ और एक एंगल बराबर हुआ, तो हम लोग का यहाँ से पहला नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा नंबर कैसे क्लियर होगा, देखो AP और CQ बराबर करने बोल रहा था। ठीक है, AP और CQ, देखो जब भी सर्वांगसम अगर हो गया वो दोनों त्रिभुज, तो उसके संगत भुजाएं या संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाला तो हम लोग का बराबर हो चुका है, तो CQ और AP तो बराबर हो जाएगा बाय CP/CT से। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लिए और इसका सॉल्यूशन भी निकल गया। देखो तीसरा नंबर क्या कर रहा था, AQB सर्वांगसम CPD को हम लोग को प्रूव करना है। तो देखो AQB ये वाला निकाल लो। ठीक है, ये वाला त्रिभुज और CPD ये वाला त्रिभुज, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, अब दोनों में ध्यान देना, AB और DC बराबर है। ठीक है, AB और DC बराबर होगा। सेम इसी तरह से सम्मुख भुज जैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुज है तो बराबर होगी ही। तो ये वाला त्रिभुज में ये वाला और ये वाला त्रिभुज में ये वाला बराबर हो गए। BQ और DP बराबर होगा, BQ और DP बराबर होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में। आगे देखते हैं, ABQ ये वाला कोण, ठीक है, और CDP ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर। अच्छा यहाँ पे रुके एक मिनट, ABQ ये वाला कोण ना, हाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे भी तो जेड बन रहा है, देखो यहाँ ध्यान दो, ऐसे है ना, बन रहा है ना, तो ये पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। जब ये तीन चीज को बराबर कर देंगे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम CPD, कैसे, साइड एंगल साइड से, चूंकि इसकी दो भुजा बराबर हुई और एक एंगल बराबर हुआ, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। चौथा नंबर क्या है कि AQ और CP बराबर करने बोल रहा था। ठीक है, AQ ये वाला और CP बराबर हो रहा था। ठीक है, तो जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर हम लोग सर्वांगसम कर दिए
तो ये तो बराबर होगा ही। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा या संगत कोण क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं लिख सकते ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी बाय सिपिसिटी से। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, हार्ड नहीं लेना है, बहुत लंबा है ऐसा मत सोचना, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। आगे देखो 5 नंबर में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ये तो समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ए पी और सी क्यू बराबर हो गया, ए क्यू और सी पी बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ए पी सी क्यू क्या हो जाएगी? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये वाला और ये वाला प्रूव करना था, ऑटोमेटिक सारा प्रूव होते गया, ठीक है। 2 ही प्रूव करना था, बाकी लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही आधार पर 2 समांतर चतुर्भुज है, पहला ए बी सी डी और दूसरा ई एफ सी डी, एक ही आधार पर 2 समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखना है, दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ सी डी एक ही आधार डी सी पर स्थित है। तो ए बी सी डी और ई एफ सी डी दोनों एक ही आधार पर स्थित है। लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ ई एफ सी डी, तो दोनों का क्या करना है? क्षेत्रफल को बराबर करना है। लिखना है उत्पत्ति, पहला ए ई डी और बी एफ सी में हम लोग क्या करेंगे? ए ई डी ये वाला त्रिभुज में और बी एफ सी दोनों त्रिभुज को हम लोग को लेके चलना है, ठीक है। देखो दोनों में एक चीज़ समझो कि अगर हम ए बी सी डी लेते हैं तो इसमें से ये वाला भाग को भी हटा दो, सिर्फ ये भाग रहने दो, ठीक है। और ई एफ सी डी में तो दोनों अगर दोनों चतुर्भुज में अगर देखें तो ये वाला कॉमन है जो कि दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये वाला त्रिभुज को और ये वाला त्रिभुज को अगर हम बराबर कर देते हैं तो हम लोग मान सकते हैं कि ए बी सी डी और ये वाला क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे? ए ई डी और बी एफ सी में हम लोग क्या करना चाहते हैं? बराबर, इसको कोशिश करते हैं बराबर करने का, ठीक है। तो लिखेंगे डी ए ई बराबर सी बी एफ, ठीक है। डी ए ई, डी कहाँ गया? डी ए ई ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और सी बी एफ, ठीक है, इस त्रिभुज में सी बी एफ ये वाला क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ए डी और बी सी क्या हम लोग का? समांतर है। ए डी और बी सी जब समांतर होगा तो ये एकांतर अंतः कोण से क्या होता है? ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ए ई डी, ठीक है, ए ई डी ये वाला कोण, और दूसरा बी एफ सी ये वाला कोण, ये भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर समांतर रहा, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज़ पता है ना? तो ये भी वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया ए डी और बी सी, ए डी और बी सी बराबर होगा, ए डी और बी सी इसलिए बराबर होगा इस त्रिभुज में ए डी और इस त्रिभुज में बी सी इसलिए बराबर होगा कि ये तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुज है तो क्या होती है? बराबर होती है। तो ये ए डी और बी सी। अब जहाँ देखो 3 चीज़ हम यहाँ पे बराबर कर दिए। अब 3 चीज़ बराबर करने के बाद यहाँ पे हम लोग इस दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया, ठीक है। और सर्वांगसम हो गया कैसे? एंगल साइड एंगल कसौटी से, चूँकि 2 एंगल और एक साइड से बराबर हुआ है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि ये अगर बराबर हो गया तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। अगर ये हम लोग का सर्वांगसम हो गया तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो दोनों पक्षों में, ये पक्ष में और ये पक्ष में ई बी सी डी जोड़ने पर, ई बी सी डी जोड़ने पर, बीच वाला भाग को जोड़ने पर, तो पहला भाग में अगर हम लोग जोड़ते हैं ए ई डी में, देखो ए ई डी में ये वाला चीज़ को ई बी सी डी को अगर जोड़ते हैं तो टोटल क्या आ जाएगा? ए बी सी डी। लिख दिए ए बी सी डी, ठीक है। ये पार्ट में दोनों को जोड़े तो ए बी सी डी आ गया। अच्छा, दूसरा देखो बी एफ सी ये वाला भाग और ए बी सी डी ये वाला भाग को अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ई एफ सी डी, तो ई एफ सी डी हो जाएगा। तो हम लोग को तो यही चीज़ ना प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ ए एफ सी डी, तो इसी चीज़ को तो प्रूव करना था। तो ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख देंगे
तो यहाँ से आप लोग का 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, तीसरा बार तो ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा और बन भी जाएगा, स्टेप भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें जितना भी सिद्ध करना होता है ना, स्टेप समझना होता है। ठीक है, ना ज़्यादा रटना है और ना ज़्यादा समझना है। ठीक है, स्टेप अगर पकड़ लिए तो आप नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं दी गई है 120, 80 और 50। ठीक है, और इस मलिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, इसके अंदर घास उगानी है, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, और एक और 3 मीटर के फाटक के स्थान छोड़ते हुए चारों ओर 20 मीटर की दर से कांटेदार की बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। इसका जो चारों साइड की दूरी है वो दिया गया है, कितना है, भुजा दिया गया है 120 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ 80 और 50, 80 दिया हुआ और दूसरे 50 दिया हुआ मीटर। ठीक है, और कहीं पे एक फाटक छोड़ना है, कहीं पे भी छोड़ देंगे। ठीक है, अभी ध्यान देना, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, तो A बराबर 120 मान लो। ठीक है, B बराबर 80 मान लो, और C बराबर कितना है 50 डिग्री। ठीक है, डिग्री बोलते 50, सेंटीमीटर मीटर है, मीटर है, सब में मीटर डाल दो, मीटर 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 मीटर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को इसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना होगा। नहीं, क्या लिखा हुआ है इसमें, बाड़ लगाने, इसके क्षेत्रफल उगाने हैं, कितने क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका भी निकालना होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ। हाँ, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप S इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, A प्लस B प्लस C बाय 2। तो A B C सबको जोड़ो, 120 प्लस 80 प्लस 50 बाय 2। तो सबको जोड़ने पे कितना आता है जी, 250, 250 बटा 2, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, या पार्क का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो S अंदर में S का वैल्यू पहले लिखो, यहाँ पे कितना है 125, 125 माइनस 120, फिर 125 माइनस B का मान कितना है 80। ठीक है, इसी तरह से C का मान भी लिखेंगे 125 माइनस 50। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 125 में यहाँ पे 125 का 125 लिखो, 125 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। 125 में से 80 घटाएंगे तो 25 इधर 20 उधर, तो 45 बचेगा। इंटू 125 में 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 25 इधर 25 इधर, 75 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इसका करते हैं, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 25 25 125 बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 5 को 1 लिख दो, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 3 9 9 25 45, हाँ लिख सकते हैं। इसको 75 को लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 15 25 75, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जोड़ा लग रहा है उन लोग को लगा दो, 3 3 5 का 5, अच्छा 5 3 15 3 45। अच्छा यहाँ पे फिर क्या क्या बच रहा है, 5 और 3 एकक बच रहा है, चलो देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 5 का 1 बाहर निकल गया, एक और 5 बाहर निकल गया, यहाँ से 3 बाहर निकल गया, यहाँ से ये दोनों का 5 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा 3 इंटू 5। ठीक है, तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 5 25 25 25 दिया 75, 75 को 5 से इंटू कर दो। ठीक है, या फिर ऐसे 5 25 25 125, 125 को 3 से इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा, 125 को 3 से मल्टीपल करने पे तो 5 दिया 15, हाथ बचे 1, 12 दिया 36, 1 37, तो हो जाएगा 375, 5 दिया 15 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का क्या कह रहा है, बाड़ लगाने का व्यय। तो बाड़ लगाने का व्यय हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम लोग जितना परिमाप है इसका, ठीक है, तो लिखेंगे परिमाप। परिमाप कितना है हम लोग का, देख बताओ, A प्लस B प्लस C। तो A कितना है 120 प्लस B कितना है 80 और C कितना है 50। तो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 250।
अच्छा, 250 में से अगर इस तीनों का अगर हम लोग देखते हैं, तीनों साइड को अगर हम लगाते हैं तो जिसमें 3 मीटर क्या करना है, छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 3 मीटर घटा देंगे, 250 माइनस 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 247, ठीक है। तो 247 मीटर का बाड़ लगाना है, जिसमें 1 मीटर का खर्च कितना लग रहा है, 20 रुपये। तो 247 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, 20 इंटू 247, तो कितना हो जाएगा जी, हाँ इंटू कर दो, 7 दूनी 14 का 4, हाथ बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1, अच्छा 2 दूनी 4 डायरेक्ट सिर्फ, तो इतना 0 रुपया, तो 49-40 रुपये हम लोग का क्या हो जाएगा, खर्च। चलिए इसका लास्ट सवाल क्या है, लास्ट सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, 40 इंजीनियरों की उनके आवास के कार्यस्थल की दूरियां निम्न हैं, ठीक है। तो इनका क्या करना है, 0 से 5 को पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, ठीक है। तो बारंबारता सारणी बनाना है हम लोग को, ठीक है, हल करना है बारंबारता सारणी। देखिए कैसे करना है, तो इसका 3 कॉलम को बनाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले दूरी, दूसरा मिलान चिन्ह, और तीसरा आप लोग का बन जाएगा बारंबारता, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इस टेबल को बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो दूरी, यहाँ पे दूरी को कितना से, 0 से 5 सबसे पहला होगा, ठीक है, चूँकि 0 लिया गया ना, हाँ, तो 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 25, नहीं 20, और 20 से 25 और 25 से 30, इस तरह से करके इसका वर्ग अंतराल लेंगे। कहाँ 30 तक बोला है, 35, तो 30 से 35, ठीक है। तो इतना अंतराल ले लेंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद हम लोग गिनती गिनेंगे कि 0 से 5 तक की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 0 से 5 तक एक 5 है, और 5 से 10 तो आप लोग इसको गिन लीजिएगा, हम गिन लिए थे, ठीक है। तो 11, इसका भी 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिलान चिन्ह कैसे निकालना है देखना, 1 2 3 4, 4 लिख के और यहाँ से 5 कर देना। बचपन में भी आप लोग सीखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से 5, 1 2 3 4 5, 5 में 10 हो गया, 1 11, फिर 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 11, फिर 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 9, फिर यहाँ पे 1 1, फिर 2 1 2। तो इस तरह से करके मिलान चिन्ह आप निकाल लेंगे, बारंबारता सारणी यहाँ बन गया, ठीक है। इतना ही करना था। और कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या, ये नहीं पूछा है, तो यही हम लोग का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को जो क्लास 9th का प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।